Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow, and this is the part 2 of TTS 23 Test 7. Alright, so starting with question number 23. Anna Sagar Lake is located in which of the following states? आसान सा क्वेश्चन है, स्टेट पूछ रखी है, कौन सी स्टेट होगी? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटका. So the correct answer to this question is Rajasthan, and it was in news, as you can see. Why it was in news? Because कुछ फर्स्ट क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई है. तो कुल मिला के इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान. एंड वेयर? इन अजमेर. इट वॉज बिल्ट बाई दिस पर्टिकुलर गाय हु वॉज अ ग्रैंड फादर टू पृथ्वीराज चौहान जी. Moving on, this also easy question. Mariupol cities frequently mentioned in the news. In context, तो ये इस साल आने के बहुत ज़्यादा chances हैं. Mariupol city, I hope you guys know, this is basically lies in the Sea of Azov. ठीक है, अजोब से याद कर सकते हो. अजोब जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी रशिया के अंडर जब वो चलता था, जार का रजीम जब था तब. एनीवेज, तो मेरियोपोल जो है पढ़ लेना. और कौन सी रिवर है? रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दे रखी है कलमियस रिवर. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये. ऑल्सो चेक आउट दी मैप ऑल्सो कि कहाँ पर. ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, तो ब्लैक सी हो गया. एंड उसके अलावा तुम्हारा कैस्पियन सी हो गया, सी ऑफ अजोब हो गया. स्ट्रेट्स, कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं? वो सारी स्ट्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट. ऑल द स्ट्रेट्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा खुद से. ठीक है, ब्लैक सी में. सो लोहान्स रीजन कहाँ पर है ये पता होना चाहिए. इट इज़ ईस्टर्न यूक्रेन सिटी. यहाँ से क्वेश्चन फंसने के बहुत हाई चांसेस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेट सर्कल इज नॉट करेक्ट? तो ये भी आसान क्वेश्चन है. ठीक है, आपके पास ये PDF होगी, आप इसमें से आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा ये पेपर. अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट रिटन. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ठीक है, तो ग्रेट सर्कल्स जो होती हैं वो बेसिकली शॉर्टेस्ट होती हैं. ठीक है, तो किसी भी उस पर जाके आप एक ऐसी सर्कल बनाते हो जो दो पॉइंट्सों के बीच में, कोई भी दो जगह के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे सके. So as you can see, great circle is the smallest distance between any two places on the sphere surface. और आप चाहो तो यहाँ पर डिटेल में दे रखा है इस जगह पे, यहाँ पे भी समझा रखा है. मूविंग ऑन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई होप यू गाइज नो व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ऑलराइट, I hope you guys know what is primary pollutant, what is secondary pollutant. Do let me know in the comment section. Ozone जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. स्मॉग जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ सनलाइट. तो एक क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट तो यही हुआ कि क्लाउडी लाइट पर होता है या फिर क्लीन और हाई सनलाइट वाले टाइम पर होता है. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द स्मॉग इज बेसिकली प्रेजेंस ऑफ मैनी एयर पॉल्यूटेंट रिसोर्सेज. ठीक है, बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स होने चाहिए. एंड ऑब्वियसली यू शुड हैव वेरी हाई सनलाइट. बहुत जो है क्लाउडी सन नहीं होना चाहिए, क्लियर स्काईज होने चाहिए और बरसात जैसा माहौल नहीं होना चाहिए. एंड उसके अलावा आपके पास जो है विंड नहीं होनी चाहिए ज़्यादा तेज. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट. VOCs are released from the gasoline, paints and many cleaning solvents, फलाना टिमका. ये सब जो है in the presence of sunlight जब मिलते हैं they form photochemical smog. Is photochemical smog reducing or oxidizing? Do let me know in the comment section. दो तरह के स्मॉग होते हैं, एक रिड्यूसिंग स्मॉग होता है और एक दूसरा स्मॉग होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन. ठीक है, तो सल्फर के प्रेजेंस में जो स्मॉग बनता है वो रिड्यूसिंग होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं लंदन स्मॉग. ठीक है, और थोड़ा पढ़ लीजिएगा टाइप्स ऑफ स्मॉग के बारे में, काम का है. आगे चलते हैं. हेरॉन ड्रोन्स विच वर इन न्यूज़ अभी रिसेंटली. हिरॉन ये अपन ने जो है कहाँ से लिए हैं? सीधा सीधा याद रखो, इजराइल से हमने इनको प्रोक्यूर किया है. ठीक है, करेंटली ऑपरेटिंग 2 प्रेडेटर ड्रोन्स. तो प्रेडेटर ड्रोन्स कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं. आई होप आप लोग को पता है. ठीक है, तो 3-4 टाइप्स ऑफ ड्रोन्स वर इन न्यूज़. तो एक तो हो गया साहब आपका, सबसे पहला टाइप हो गया हेरॉन ड्रोन. दूसरा टाइप हो गया प्रेडेटर ड्रोन. तीसरा टाइप हो गया UAV रुस्तम तपस. चौथा हो गया, और तपस जो है वही प्रेडेटर का एक इंडियन वेरिएंट है. ठीक है, एक हो गया रुस्तम भी न्यूज़ में था. ठीक है, तो ये क्या है? रुस्तम इज इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेंड एरियल व्हीकल डेवलप्ड बाई DRDO. तो DRDO ने बनाया. ये भी सब काम की चीज़ हो गई. और एक हो गया आपका जो यहाँ पे नहीं दे रखा है, वो है खामिकाजे.
और वो मैं पूछ चुका हूँ दूसरे TTS में। ऑलराइट, तो रुस्तम 2 के बारे में भी पकड़ के रखो, ये पूछा जा सकता है। सो रुस्तम 2 क्या है? इट इज़ एन इंडिजीनियस UAV, ठीक है, डेवलप्ड इन 2019, कैपेबिलिटीज ऑफ हार्ड किल। तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए हार्ड किल किसे कहते हैं, सॉफ्ट किल किसे कहते हैं। डिस्ट्रॉइंग अ ड्रोन विद लेजर, सॉफ्ट किल, जैमिंग अ ड्रोन सिग्नल, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी प्यारा क्वेश्चन, और ये UPSC के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो उस सेंस में ऑल्सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि भाई UPSC हिंदू से क्वेश्चन नहीं बनाता है। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, पूरा हिंदू के इस आर्टिकल से बना है, सारे के सारे आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि भिंडावास, सुल्तानपुर, थोल लेक एंड वाधवाना वेटलैंड, ठीक है। आपको आंसर नहीं पता है, पर आप सोचो कि 4 अलग अलग वेटलैंड को ढूंढ के तो UPSC क्वेश्चन नहीं बना रहा होगा, यानी ये पक्का जो है न्यूज़ में रहे होंगे। अब न्यूज़ में किस लिए रहे होंगे? न्यूज़ में कहीं इसलिए तो नहीं रहे होंगे कि भाई कुछ एक स्टैंड अलोन कोई रीज़न रहा होगा, नहीं, सबसे बड़ा रीज़न रहा होगा कि वो रामसर साइड रहे होंगे, इसलिए वो न्यूज़ में रहे होंगे। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी फैक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी फैक्ट है, और स्टेटमेंट 3 भी फैक्ट है। लॉजिक में बता चुका हूँ TTS डिस्कस करते समय कई बार कि अगर 3 फैक्ट्स दे रखे हैं, एटलीस्ट 2 फैक्ट्स वुड बी करेक्ट, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट्स, यस, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, करेक्ट है दिस स्टेटमेंट। ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स। तो अब ये बड़ा मतलब वो वाली बात है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि 4 अगर मैं दे रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर नेचुरल वेटलैंड्स? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स, ऑब्वियसली रामसर साइट हम उनको ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट बर्ड साइट्स, ठीक है, इसीलिए तो कर रहे होंगे ना। तो इसके अब देखो समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके कि कभी कभी ना आप ये देखा करो, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लॉजिक लगाने की कोशिश करो। लॉजिक क्या लगाने की कोशिश करो कि 4 भिंडवास, सुल्तानपुर इज इन यूपी, नो इट इज इन हरियाणा, ठीक है। भिंडवास कहाँ पर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन हरियाणा। देन यू हैव थोल लेक, तो ये तो पता होगा, आई थिंक गुजरात में है। देन यू हैव द लास्ट वन वाधवाना, दिस इज ऑल्सो इन गुजरात। अब क्वेश्चन ये आता है ये चारों को क्यों पकड़ा होगा, कहीं एक जगह से बनाया होगा, तो क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा न्यूज़ में आने का? द कॉन्टेक्स्ट इज कि भाई उसको रामसर दिया गया होगा, तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। तो मैंने बोला है फैक्ट 2, 3, तो एटलीस्ट 2 तो सही होने चाहिए, तो 1 इज करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट, ठीक है, ऑल के नाम पे आप गलत मत करो भाई, रामसर साइट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वेटलैंड्स हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बर्ड्स तो आते होंगे, तो 3 भी होना चाहिए आंसर में। तो अब देखो आंसर, अब एलिमिनेट करो, क्या बचा मेरे पास, तो 1 चला गया गाइस, ठीक है, और 2 चला गया। ऑल आई हैव राइट नाउ इज बी और डी। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि ये सारे के सारे नेचुरल होंगे? काफ़ी मतलब हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही नहीं, हो सकता है, बट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? काफ़ी कम चांसेस होंगे। To study which of the following was a spacecraft launch that would be farthest from the sun and would run exclusively on the solar power, ठीक है, this is also a UPSC question, UPSC पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को भी, फिर से मैं बोलूँगा, सीधा सीधा हिंदू के आर्टिकल से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो सीधी मोटी मोटी समझ लो कि दे आर स्टिल मेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम हिंदू, तो यू कांट रिप्लेस इट येट। एनीवेज, तो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च दैट वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन, दैट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के लिए। तो ल्यूसी मिशन जो है अपन ने लॉन्च किया है, और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आपके पास ये PDF होगी तो वहाँ से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर इन सम एरियाज। अब देखो सॉल्ट हाई होना चाहिए, तो एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल कट गई। पीटी सॉइल में क्या होता है साहब, सॉल्ट हाई हो सकता है, बट इवेपोरेटिंग देम तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, एरिड सॉइल। तो इसमें तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ। Which of the following given statements is correct regarding LOFAR? LOFAR, low frequency array, ठीक है, अब पकड़ने की कोशिश करो। It is world's most powerful radio antenna, okay. Space technology launched by NASA to discover exoplanets, okay. It is an arrangement of satellites in space for purpose of creating satellite navigation system. It is a wireless communication technology for 5G, तो ये तो कट गया, ठीक है, वायरलेस 5G तो कट गया। अब क्या होता है, कई बार बोला भी हूँ मैं, 50-50 में पहुंचने की कोशिश किया करो। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस
दो ऑप्शन जो हैं वो स्पेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आंसर किस में से होगा, बी और सी में से होगा। तो यू कैन एलिमिनेट ए ऑल्सो एंड डी ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप अब देखो यार आप कितना कर सकते हो, ये तो आप जानो। इसके बाद 50-50 के बाद आई कांट हेल्प यू, ठीक है। लॉजिक लगा के कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है कि एक्सो प्लैनेट्स पे हम बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं उस सेंस में। सो यू कैन रीड इट हेयर। फर्स्ट एवर रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम 51 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। Magnetic field of an Earth-like exoplanet may contribute to possible habitability by protecting the planet from solar winds and cosmic rays, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। The answer is the new universe map unearths this Loeffler telescope detects light sources that optical instruments cannot find, ठीक है। तो अब एक और चीज़ समझना, अब इस पे एक और, अब जैसे अब तो चलो टीटीएस खत्म हो गए, टीटीएस पेपर्स आर ऑल डन एंड डस्टेड। अगर आप चाहो तो इस पे और एडिशनल एक और क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे बना सकता हूँ कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लोफर दैट इट इज एबल टू डिटेक्ट लाइट फ्रॉम द डिफरेंट लाइट सोर्सेज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कांट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज रीड कि इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन जो करते हैं हम आजकल स्पेस का, ठीक है, तो हम इंफ्रारेड को क्यों प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू द विजिबल लाइट, ठीक है। तो वो और थोड़ा पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल जेम्स वेब है, ठीक है। तो जेम्स वेब भी जो है वो क्या है, वो इंफ्रारेड रीजन में काम करता है, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट को करता है। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम प्रेफरिंग इंफ्रारेड कंपेयर टू द ऑप्टिकल दैट इज द विजुअल लाइट, ठीक है। तो वो भी थोड़ा पढ़ो, उसमें भी थोड़ा क्यूरियोसिटी बनाओ। हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उसमें ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी थी, इसीलिए जो है मैं बोल रहा हूँ। सो दिस आर्टिकल वॉज ऑल्सो इन हिंदू 2019, तो ओल्ड था बट देन इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी पूछ रही है, ठीक है। तो लोफर के बारे में पढ़ लीजिएगा गाइस थोड़ा और। तो बस मोटा मोटा जो याद रखने वाली बात है वो यहाँ पर यह है कि लोफर नाम की जो व्यवस्था है वो क्या कर रहा है, एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है। तो अब याद करने का तरीका ऐसे कर लो, लोफर का मतलब नॉर्मली हिंदी में क्या होता है, लोफर मतलब जिस पे कोई काम नहीं है, बस वो इधर से उधर टाप रहा है, लोगों को देख रहा है कि कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है। आजकल उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइस नो, ठीक है। कोई काम धंधा नहीं है, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठे बैठे लोफरगिरी करते हैं। तो लोफर मतलब इन सर्च ऑफ समथिंग, ठीक है, क्योंकि अभी उस पर काम धंधा नहीं है। तो सीधा सीधा याद रखो, एक्सो प्लैनेट को भी हम ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हो कि लोफर ढूंढ रहा है तो यहाँ पे एक्सो प्लैनेट को ढूंढ रहा है, ठीक है। ओके, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी, अब पहले ये समझ लो कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि डिमांड और प्राइस के बीच में वो कितना इलास्टिक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिमांड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो आपके पास एक आईफोन है, ठीक है, 13, और अभी आ गया आईफोन 14, ठीक है। तो क्या होगा, सडनली पीपल वुड बी प्रेफरिंग दिस फोन, तो इसकी डिमांड थोड़ी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, 13 की थोड़ी कम नहीं होती है, आप लोग बोलोगे सर हम तो जब 14 आता है तब 13 लेते हैं, 11 ले लो चलो, या 12 ले लो चलो, ठीक है। तो सडनली इसकी डिमांड और कम हो जाएगी, ठीक है, 14 की तरफ ज़्यादा लोग शिफ्ट करेंगे। तो जब इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, आईफोन तो थोड़ा बहुत ठीक है, ये थोड़ा लग्जरी गुड है, तो प्राइस इलास्टिसिटी की नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को जो है कभी कभी डिफाई कर देता है। लेकिन अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो ये तो परफेक्टली फॉलो करता है और ये ज़्यादा ही फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो सैमसंग अगर मान लो तुम्हारे पास S11 है और सडनली मार्केट में S12 आ जाएगा, तो जो पहले ये 1 लाख का था अब वो मान लो 1.2 लाख का आया, तो तुरंत क्या होगा, S11 जो होगा तुरंत आ जाएगा 70,000 रुपये। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, मेरे पास है सैमसंग, तो मुझे पता है उसकी कीमत कितनी जल्दी करती है, क्योंकि पीपल विल बी रशिंग फॉर सैमसंग S12। अब बुरा मत मानना, ठीक है, जो सैमसंग वाले लोग हैं, मेरे पे भी है, तो मैं भी तो बुरा नहीं मान रहा हूँ ना कि वो कमेंट सेक्शन में लिख दो अरे हमको मत सिखाओ, हम सैमसंग वाले हैं ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि डिमांड ऊपर नीचे होने से हाउ द प्राइसेस आर अफेक्टेड, दिस होल थिंग इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब समझ में आ गया, देख लेते हैं। बाई डिग्री टू विच गुड इज नेसेसरी और लग्जरी, बिल्कुल सही बात है कि अगर लग्जरी होगा या नेसेसिटी होगा उसके बेसिस पर ऑब्वियसली आपकी प्राइस इलास्टिसिटी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल नेसेसिटी होगा
ठीक है, तो डिमांड जो है हमेशा उसके ऊपर ही रहेगी, ठीक है। लग्जरी होगा तो भी उसकी डिमांड जो है उस हिसाब से ही रहेगी, ठीक है। अगर मान लो उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी तो उस हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, तो सही है, बिल्कुल सही है कि लग्जरी और नेसेसिटी गुड। अभी बेसिक है, इसको मैं कैसे समझाऊं, ठीक है। देन बाय एक्सटेंट टू विच सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, बिल्कुल सी बात है। अगर मान लो कि मैं जो है नाइक का शू खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी छोड़ो, कंपटीशन की जब सबसे अच्छी बात करते हैं तो एयरटेल और जियो, सिंपल एग्जांपल लो, ठीक है। तो क्या हुआ साहब कि जियो जैसे ही फ्री देने लगा तो एयरटेल को भी अपने प्राइसेस कम करने पड़े। क्यों प्राइसेस कम करने लगे? क्योंकि एयरटेल अगर प्राइस कम नहीं करता तो सारे लोग जियो के पास चले जाते, क्योंकि एयरटेल को सब्सटीट्यूट कर सकता है जियो, वो भी डेटा दे रहा है, वो भी डेटा दे रहा है, वो चीप डेटा दे रहा है, फास्ट डेटा दे रहा है और सारा मजा दे रहा है तुमको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो अगर उसके प्राइसेस कम होंगे तो एयरटेल को भी अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, ऑलराइट। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। तो 1 और 2 कहाँ पर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं, तो 2 तो ऑप्शन आपके चली गए, ये चला गया और ये चला गया। अब देखो 3 और 4 में अपने का मैच है, रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड बाय रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन कंज्यूमर्स बजट। देखो इनकम ग्रोथ जो है वो भी टू एन एक्सटेंट आपके प्राइजेस को डिटरमाइन करेगी, ठीक है। बट नॉर्मल एक इंडिविजुअल गुड के लिए ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। ऑन दी अदर एंड 4 वाला हमेशा ट्रू रहेगा कि भाई आपके बजट में हाउ इंपॉर्टेंट दैट गुड इज। अब जैसे मैं आईफोन का एग्जांपल पहले ले रहा था, पर वो मैंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि आईफोन के केस में स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ठीक है। बट दैट इज समथिंग जो नॉर्मल लॉजिक को डिफाई कर देता है कभी कभी, इसलिए मैं तुरंत सैमसंग पे आया क्योंकि वो नॉर्मल लॉजिक को डिफाई नहीं करता है। तो 4 इज डेफिनेटली करेक्ट। अगर 1 2 3 एंड 4 होता तो नॉर्मली आई वुड हैव मार्क्ड 1 2 3 एंड 4 ऑल्सो, बट समझ लो यहाँ पर कि रेट ऑफ इनकम ग्रोथ ऑल्सो, यहाँ पे रेट ऑफ इनकम ग्रोथ है, तो रेट ऑफ इनकम ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली कंज्यूमर्स बजट होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल वीट वर्सेस पल्सेस, ठीक है। तो अभी प्रेफर क्या करोगे, गरीब आदमी को दाल नहीं मिलेगी चलेगा, पर वीट तो चाहिए ना खाने के लिए, या राइस तो चाहिए ना खाने के लिए, ठीक है, वो वाली चीज है। सो इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है, उस हिसाब से द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द इंडिविजुअल गुड वुड बी डिटरमाइंड, क्योंकि उस हिसाब से आप डिमांड को भी मैनिपुलेट करोगे। आई होप समझ में आया होगा, वैसे आसान क्वेश्चन था ये। Which among the following statements is not correct, ठीक है। When the economy grows slowly then its potential the unemployment rate rises, ठीक है, सही बात है। अगर आपकी पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है, पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है कि द जीडीपी दैट अ गिवन कंट्री अचीव्स व्हेन इट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जितनी उसको जितना ज्यादा लोगों को वो एम्प्लॉय कर सकती थी, सारे लोगों को मैंने एम्प्लॉय कर दिया, तब जो जीडीपी मेरी बन रही है दैट इज पोटेंशियल जीडीपी। अगर मैं पोटेंशियल जीडीपी से काफी स्लोली ग्रो कर रहा हूं तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, ठीक है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। Structural employment occurs when jobs are eliminated by changes in demand for particular goods or due to automation. No. ठीक है, there are 3-4 types of unemployments. जैसे एक होता है frictional unemployment, एक होता है structural, एक होता है seasonal, ठीक है। तो just read their definition एक बार में तो आपका काम हो जाएगा। Which one of the following functions as an automatic stabilizer in context of fiscal and monetary policy of an economy? तो ये इसी पे based एक question CDS में यूपीएससी ने पूछ लिया इस बार, ठीक है। That what do you mean by automatic stabilizers और fiscal और monetary policy में उनका क्या मतलब होता है? अगर आपने ये पढ़ रखा होता तो आपको बेसिक समझ में आ जाता, ठीक है। बेसिक ये है कि मान लो कहीं पर भी इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन आपकी इन्फ्लेशन तय करती है कि बूम हो रहा है या बस्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी जो साइकिल है ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपकी साइकिल बूम बस्ट होती है तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है आप बूम बस्ट कर सकते हो बिजनेस साइकिल में, ठीक है। तो इस पूरी साइकिल को स्मूथ चलाने के लिए देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डिसीजंस और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आती है। तो आरबीआई जिसको लेके आती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और गवर्नमेंट जिसको लेके आती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे आई कैन मैनिपुलेट द इन्फ्लेशन एंड दस द बूम एंड बस्ट ऑफ द इकोनॉमी।
सिमिलरली फिजिकल पॉलिसी के बेसिस पे आई कैन मैनिपुलेट द बूम बस्ट और द इन्फ्लेशन। तो इसको हम बोलते हैं प्रो साइक्लिकल अप्रोच या काउंटर साइक्लिकल अप्रोच। ठीक है, ये भी आपको मैं पूरे पुराने टीटीएस में डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीजें। फिर बात आती है कि पर देयर इज वन थिंग बट देयर इज वन स्टेबलाइजर जो अपने आप ही साइकिल को ऊपर नीचे करता रहता है अप्रोप्रिएटली। तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट ऑफ बैंक, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड प्राइस। तो अब मोटा मोटा याद रखो कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है पर्सनल इनकम। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। आप गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि भाई 5 लाख तक मैं आपसे कोई टैक्स नहीं लूंगा, फिर 10 लाख तक आपको इतना देना पड़ेगा, 15 लाख तक आपको इतना देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपकी इनकम 5 ही लाख है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा, और 5 लाख तक अगर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जा रहा, यानी 5 लाख तक आपके पास अवेलेबिलिटी है फंड्स की, तो आप उसके बेसिस पे डिमांड को सस्टेन कर सकते हो। अगर आप डिमांड को सस्टेन कर सकते हो तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी और इन्फ्लेशन भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही आप 10 लाख पहुंचोगे तो आपके हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा आए, चूंकि इन्फ्लेशन हाई है। तो 10 लाख पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा या जो भी होगा, उसके बेसिस से वो टोटल मनी इन द इकोनॉमी को मैनिपुलेट कर सकती है गवर्नमेंट बाय यूजिंग द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कॉल्ड द टैक्स। ठीक है, मोटा मोटा समझ लो, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यहां पर दे रखे हैं मैंने। फिर भी आगे चलते हैं। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम। एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। यस, क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सीबीडीसी की बात चल रही है ना, सीबीडीसी की बात चल रही है। बिटकॉइन आजकल बहुत चल रहा है कि दे आर रिप्लेसिंग द मनी, दी ऑफिशियल करेंसी को रिप्लेस कर सकते हैं, ये वो फलाने वो वाली सारी बातें बहुत चल रही हैं। तो उसी सेंस में पूछा कि भाई वाई दे आर नॉट काउंटेड एज मनी और वाई दे कांट बिकम मनी। ठीक है, फॉर मनी इट हैज टू बिकम एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, देन इट शुड बी अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कोटिंग प्राइसेस। ठीक है, ये दोनों जो है ये फॉलो कर सकते हैं। मस्ट इजली बी डिविजिबल। ठीक है, मस्ट बी इजली डिविजिबल। तो पहले बिटकॉइन टूट नहीं सकता था। ठीक है, तो उसका फास्टर एडॉप्शन नहीं हो रहा था। अभी क्या है, उसको और ज्यादा तोड़ देते हैं, हैश में हम लेके आ गए उसको, और छोटे छोटे हिस्सों में बिटकॉइन को तोड़ पा रहे हैं। 10 की पावर 6 तक हम उसको तोड़ पा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उसके बाद और ज्यादा अब बिटकॉइन की वो हो गई है, एक्सेप्टेंस हो गई है। तो इट मस्ट बी इजिली डिविजिबल। ठीक है, तो 1 2 3 कहां पर है देख लो। द करेक्ट आंसर इज सी। एक ही दे रखा है सिर्फ। मस्ट हैव हायर वैल्यू इन द ऑल्टरनेटिव यूज। ना भाई, बराबर वैल्यू होनी चाहिए, हायर की होनी चाहिए। On the basis of employment conditions, the economy is divided into organized and unorganized. ठीक है, private public sector on the basis of ownership. ठीक है, who's owning the industries. Primary secondary on the type of कि भाई raw material के साथ आप क्या कर रहे हो, आपका raw material क्या है. Seasonal disguise again वही. Recently the term two pillar package often seen in the news refers to. ठीक है, तो ये this is minimum global corporate tax. तो इसको किसने निकाला है, OECD ने प्रपोज किया था, G7 हैज नाउ अडॉप्टेड इट। और सिर्फ G7 नहीं है, तो क्या ये G7 का है, तो नहीं भाई, ये G7 का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, G7 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और G7 के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। कितने परसेंट पे, 15% पे। ठीक है, इन कोर्स ऑफ अ रिवर इन टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड व्हेन द ओल्डर मींडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डिपोजिशन। तो देखो ऐसे रिवर चल रही है। ठीक है, ऐसे रिवर चल रही है, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, मेंडीरिंग भी तो दिखानी है ना। ऐसे रिवर चल रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो कि वो अभी क्या होगा कि जहां पर कॉनकेव या कॉन्वेक्स उसका वो आता है, स्ट्रक्चर आता है, वहां पर धीरे धीरे वो ज्यादा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब जो पानी की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, तो वहां पर डिपोजिशन ज्यादा होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि पानी ऐसे घूमने की जगह क्या करेगा, पानी हो सकता है डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे हो सकता है वो ऐसे चला जाए पानी। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये पूरा इलाका कट हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा इलाका कट हो जाएगा, तो वहां पे पानी भरा ही रहेगा, वो ऑक्सबो लेक बन जाएगी। ठीक है, माध्यमिका करिका इज द टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल कंपोज्ड बाय। अब ये बहुत ही फैक्चुअल है,
आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे चलो, छोड़ दो। ऑल दो ये तो सीधे सीधे मेरे नोट्स में दे रखा है, तो ऐसा कुछ हाई तो मचाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली सीधे सीधे नोट्स में दे रखा है कि नागार्जुन जो थे उन्होंने कुछ माध्यमिक स्कूल को फाउंड किया, और उस माध्यमिक स्कूल की जो पहला उसकी जो फाउंडेशनल बुक थी वो उन्होंने लिखी। विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर NCST, तो ये तो आसान क्वेश्चन है गाइस, आप खुद से एक बार पढ़ लोगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। क्वेश्चन बोल रखा है कि कमीशन हैज पावर टू समन इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ये करेक्ट है। इसी को ज़्यादातर लोग गलत मान लेते हैं। हैज़ पावर टू इशू अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने जो है दे रखा है कि कैसे उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया है। जब जनरली आपको लगेगा यार अरेस्ट वारंट थोड़ी इशू कर सकता है कोई, सिविल पावर्स तो है ना, क्रिमिनल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ, तो सिविल पावर में तो आप जो है अरेस्ट वारंट कर सकते हो ना। लाइक NCST या NCSC, ऑल दीज एजेंसीज, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट तो अरेस्ट वारंट निकाल सकता है ना आपके लिए, ठीक है। तो उस सेंस में शायद इन्होंने निकाला होगा। तो पावर ऑफ कमीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने दे रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ H1B वीज़ा, L1A वीज़ा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उस हिसाब से काफ़ी न्यूज़ में रहता है। An indigenous fuel cell based air independent propulsion system has been developed by ISRO. Okay. अब देखो पता नहीं, ठीक है। INS अरिहंत इज अ स्कॉर्पियन क्लास, ये तो काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, तो ये तो पता होगा कि सही है। अब आप सोचो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो सकता है इसरो ने किया हो, बट आप कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 का कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट 2 का कॉन्टेक्स्ट है डिफेंस। तो डिफेंस में इसरो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी कौन सी है, DRDO। तो आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट 1 को एग्जामिनर ने मैनिपुलेट कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल पॉक्सो एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, तो कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई क्या इसका उत्तर होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो मोटा मोटा याद रखो कि 2 थीम किस किस की कॉमन है, वुमेन की। तो 50-50 तो पहुंच ही गए, ठीक है, 50-50 तो अपन लोग पहुंच ही गए। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। इसका पूरा नाम यहाँ पे दिया नहीं मैंने, लेकिन पूरा नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। तो बस वहाँ से आप कर सकते हो, ये आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी 2012 में ये पास हुआ, 2022 10 साल हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लें। अंडर दिस पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं कि नहीं, ये मुझे प्लीज़ आप बताइएगा। इज इट ट्रू दैट स्पेशल कोर्ट्स आर सेटअप, स्पेशल ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड, ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन फंसाएगा यूपीएससी। Which of the following region matches the following description? तो दिस क्वेश्चन आई हैव विड्रॉन क्योंकि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से 2 आंसर आ सकते हैं। स्टिल माई एम वॉज टू एक्चुअली टेस्ट द नॉलेज ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप प्लीज़ इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। इस साल इस पर एक क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। PDF है तो बहुत अच्छी बात है। लोकली नोन एज कालिबी कोडी, सो दिस इज नथिंग बट जर्डन्स कर्सर, ठीक है। जर्डन कर्सर कैन नेचुरली बी सीन इन द स्टेट ऑफ Andhra Pradesh, the only found in eastern Ghats, and the only habitat they are found in is basically Lankmalla Sanctuary, which is located in the Andhra Pradesh, ठीक है। तो प्लीज़ आपको पढ़ लो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये स्पीसीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओसागा ट्रैक ऑन डिजिटल इकोनॉमी इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द एजेस ऑफ, तो करेक्ट आंसर इज G20। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, G20 में सारे लोगों ने ओसागा ट्रैक ऑफ डिजिटल इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करें। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो होगा कि जापान एंड सम अदर गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड इट अंडर द एजेस ऑफ G20, ठीक है। पर G20 का खुद का इनिशिएटिव नहीं है ये, दिस इज सम इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव, और इंडिया ने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। सो 2-3 वुड बी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, India, South Africa and some other nations, India, South Africa and Indonesia have boycotted the Osaka track on digital economy at G20 leaders summit in the Osaka फलाना दिन का, ठीक है। तो पढ़ सकते हो और ज़्यादा चाहो तो, थोड़ा ओल्ड न्यूज़ है बट देन दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या दे रखा है, डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स, ये भी पूछ लेगी यूपीएससी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग हैज सेट अप अ डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स, हो सकता है पूछ लेगी, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स has been set up by G20। फर्दर और भी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस, G20 टूल किट फॉर मेजरिंग डिजिटल इकोनॉमी, G20
डिजिटल गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स, G20 रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल पॉलिसीज, कॉमन फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग दी, ये भी पूछ सकती है. सो ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ आप जो है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और बाद में एक दिन पहले पक्का इसको देख लें, जिससे मोटा मोटा याद रहे कि G20 ने ये डिजिटल कर रखा है बहुत ज़्यादा. विद रेफरेंस टू सम्मेद शिखरजी श्राइन, तो बहुत बड़ा एक जो है नाटक हुआ था इस चीज़ को लेकर, बहुत सारे लोग अपोजिशन में मार्चेस निकाल रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द पासनाथ हिल. पासनाथ जो है 23rd थे. आई होप यू गाइज नो. द हाइएस्ट माउंटेन इन द स्टेट ऑफ झारखंड, सो दिस इज करेक्ट. ओनली पीपल फ्रॉम श्वेतांबर सेक्ट, नो दिस नॉट करेक्ट. दोनों लोग, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों ही लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं. आई होप यू गाइज नो कि श्वेतांबर सेक्ट और दिगंबर सेक्ट में क्यों सिज्म हुआ. आई होप यू गाइज नो, प्लीज़ ये आपको पता होना चाहिए. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें दे रखा है वो ये है, शिखरजी इज द प्लेस वेयर 20 ऑफ द 24 मॉन्क्स. तो अगर मैं बोलूँ ऑल 24 मॉन्क्स तो ऐसा गलत हो जाएगा. ओनली 20 ऑफ 24 हैव अटेन्ड मोक्ष हियर. द पिलग्रिमेज साइट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ बाय बोथ दिगंबर एंड श्वेतांबर. और इसमें जैन को लेके बहुत ज़्यादा नाटक मल्ला जी को लेकर भी चलता है. तो मल्ला नाथ जो हैं, जो कि 19th जैन थे, ठीक है. एक आर्धनाथ भी थे जो कि आई थिंक 17 थे. तो देखो, मल्ला नाथ जी के आगे के 2 और पीछे के 2 को याद रखना, ठीक है. वो क्रोनोलॉजी पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि मल्ला नाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर. तो दिगंबर मानते हैं कि मल्लानाथ जो थे वो एक मेल थे, और श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लानाथ जो थे वो एक फीमेल थे, ठीक है. तो वो एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है उनके बीच में. इसीलिए मल्लानाथ पे यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगी तो वहाँ पे मल्लानाथ को अकेले में बॉक्स में बना के दे रखा होगा. अब बोलोगे कि कहाँ से बनाएगी, मैं बता देता हूँ. चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी उपिंदर सिंह से, जो कि वो बनाती है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. जनरली वो टीटीएस या अपन हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं, पर मल्लानाथ के ऊपर उन्होंने बॉक्स दे रखा है. तो मल्लानाथ वो तुरंत गूगल करेंगे कोई भी एग्जामिनर, तो मल्लानाथ के पीछे के 2 और आगे के 2 पता होंगे, तो 5 लोग का नाम पता हो जाएगा. करेक्ट क्रोनोलॉजी में पूछ लेगी यूपीएससी. तो ये पता होना चाहिए यार. और मल्लानाथ का मुझे बताओ कि इनका कौन सा वाहन कौन सा था. फॉर एग्जाम्पल अपने एक का लायन था, एक का बुल था, ठीक है. पार्स जी का जो था सांप था. ऐसे ही मल्लानाथ जी का क्या था. थैंक यू. चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं. खैर चलो, फिर अपन आई एंड दिस वीडियो. तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये थीम पे इस साल क्वेश्चन आने वाला है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है. इन चारों के बारे में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर मैंने टाइम दे रखा है कि भाई सोमदेव कब एक्टिव थे, 11th सेंचुरी में. बुद्धा चरित्र जो है कब लिखी गई थी, सुबोस के द्वारा 2nd सेंचुरी में, ठीक है. और ये विल्हाना 11th सेंचुरी में, और वसव दत्ता 7th सेंचुरी में. इस पर जो है, अब देखो लास्ट ईयर टीटीएस में ना ऐसे ही बहुत सारे मॉन्क और किताबों के ऊपर मैंने ना अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे. अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन क्यों दे रखे थे वो. अरे भाई यूपीएससी की थीम है. और मजे की बात यह है कि लास्ट ईयर ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 ऐसे पूछ लिए, ठीक है. जैन से भी पूछ लिए और बुद्धिज्म से भी पूछ लिए. और अगर टीटीएस आपने सॉल्व करी होती तो उन क्वेश्चंस का आप आंसर कर देते. आपको डायरेक्टली मैंने नहीं पूछा है, बट वो थीम मैंने पूछी है मैच द कॉलम में, तो वो उन्होंने वहाँ पे कुछ और पूछ लिया. बट स्टिल अगर वो सॉल्यूशन आप पढ़ के जाते तो आप अटेम्प्ट कर देते कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है, या इनमें से कौन सा जैन स्कॉलर नहीं है, ठीक है. तो वो वाली बात है. इसलिए प्लीज आप ना टीटीएस को थोड़ा होलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश किया करो. ऑल राइट. इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन. तो अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि ये तीनों स्कूल जो हैं, मथुरा हो गया, गांधारा हो गया, अमरावती हो गया, अलग अलग टीटीएस में मैंने तीनों में पूछ रखा है. अब इस साल इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है. मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है. जब आ जाए तो इस वीडियो के कमेंट में लिखने आ जाना कि आ गया कप्तान, देखो स्कल्पचर आर्ट या स्कल्पचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया इस साल. और उसमें भी मथुरा स्कूल, गांधारा स्कूल एंड ऑल्सो अमरावती स्कूल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि एक तो मथुरा स्कूल बहुत इंडिजीनियस था, ठीक है, वहीं यहीं पे डेवलप हुआ था. बट इट डजंट मीन कि वो गंधार से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था. अगर मैं स्टेटमेंट दूंगा दैट मथुरा स्कूल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गंधार, तो दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, ठीक है. इन्फ्लुएंस्ड हुआ ना, डेवलप यही हुआ, बट इन्फ्लुएंस तो हुआ ना. और यहाँ पर मथुरा स्कूल इज नॉट बुद्ध एक्सक्लूसिव, ठीक है. बुद्ध की इमेजेस आर पाई जाती हैं
अभय मुद्रा के अंदर वो सब ठीक है सारी चीज़ें, बट द थिंग इज दैट दिस वाज नॉट एक्सक्लूसिव टू बुद्धिज्म। वो जैनिज्म, और खासकर से जैनिज्म में मुझे आप बताइए कौन से उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करते थे ये, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वैसे ज़्यादा लोगों को पता ही होगा, यक्ष को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते थे। बुद्धिज्म, सैविज्म, वैष्णविज्म सारे ही यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वतोभद्रिका इमेज ये कहाँ कौन से स्कूल से बिलोंग करती है। तो सर्वतोभद्रिका, आई होप सर्वतोभद्रिका मतलब पता होगा। सर्वतोभद्रिक बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा सा वो होता है, उस पर जो है जैन लोगों के अंदर होता है, तो बड़े से टापू के अंदर जैन बैठे होते हैं और उस पर चारों तरफ से आप एंट्री ले सकते हो, एंड दिस शोज कि ज्ञान जो है वो चारों तरफ से हमारे पास आता है। दिस इज द फिलॉसफी। एनीवे चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। And then standing back to back belongs to Mathura school, hence the theme varied from Buddhist to Brahminical to sometimes secular as well. ठीक है, अच्छी चीज़ ये है, मोर ह्यूमन एंड लेस स्पिरिचुअल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। मोर स्ट्रेस इज गिवन टू द इनर ब्यूटी, फेशियल इमोशंस रादर देन बॉडीली जेस्चर। जैसे कि गंधार के अंदर क्या पाया जाएगा ना, गंधार में बहुत बॉडी एकदम सिक्स पैक एब्स और बहुत अच्छे अच्छे डोले शोले। यहाँ पर आपका पेट निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो इनर ब्यूटी है जो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, ठीक है, वो होता है ना, वो भगवान को देख के हम जो फील करते हैं, मतलब ठीक है मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, आइडल वर्शिप में नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, बट वो होता है ना एक ब्यूटी को देख के हम जो अच्छा फील करते हैं, समझ रहे हो। तो बस वही वाली चीज़ मथुरा स्कूल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड देवर मोस्टली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। गांधार स्कूल का आई होप आप लोगों को पता होगा, मुझे बताइएगा ग्रीन था या ब्लू था, ठीक है ठीक है। एंड आई होप अमरावती का भी पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, वाइट मार्बल था। एनीवेज, और इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं चाहें तो, ठीक है, मेरे को तो इतना जो बताना था मैंने यहाँ पर बता दिया। चलते हैं आगे थोड़ा। द सातवाहन वर आइडेंटिफाइड इन द पुराण्स बाय आंध्रकास, ठीक है। द मॉडर्न कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओनली रिमेन ऑफ दैट पीरियड विच इज फाउंड इज इन द कुमराहर एंड बुलंदी बाग, सॉरी गाइस, ठीक है। चलते हैं आगे। फॉलोइंग, चलो तो यहाँ से